नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी महाकुंभ की, जिसमें बताएंगे कि कैसे काशी में गंगा किनारे दिखा मिनी महाकुंभ। फिर सुनाएंगे कि ऐसे महाकुंभ की व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का योगी के मंत्री ने दिया करारा जवाब। फिर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर कौन सा वो बड़ा आदेश दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। फिर बताएंगे आखिर कब होगी बीजेपी की वो बैठक जिसमें दिल्ली का सीएम होगा फाइनल। बात होगी पीएम मोदी के भाषण की, जिसमें वो फिर मेक इन इंडिया पर जोर देते दिखे। प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अब काशी की गंगा किनारे मिनी महाकुंभ दिखने लगा है। धर्म नगरी काशी में भी संगम नगरी जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का महास्नान है। इससे पहले कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ है। रेल और सड़क मार्ग से रोजाना लाखों श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। हर किसी की इच्छा गंगा, जमुना और सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने की है। कुंभ क्षेत्र की ओर जाने वाली शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। इन हालातों में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं प्रभावित होना स्वाभाविक है। बावजूद इसके देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु बगैर किसी खास परेशानी में संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने से वाराणसी में गंगा से लेकर मंदिर तक कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई है, जिस कारण स्थानीय लोगों को भी समस्या हो रही है। महाकुंभ में अव्यवस्था के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहस हो रही है। विपक्ष महामेले की व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी सरकार को घेरते हुए दिखे। उनका बयान सुनिए। बार बार वही चीज, अव्यवस्था तो है ही। व्यवस्था है तो कहो कि प्रशासन फेल हो गया, तो कहोगे नहीं। हम कहेंगे तो कहोगे नहीं। ना तो सारा देश परेशान है, लोग परेशान हैं। इतने लोग बुला लिए और कहीं घुसने को। मध्य प्रदेश वालों से कहा रोको, इनसे कहो रोको। सच अधिकारियों को डांट रहे हैं और खुद बुला रहे हैं। कोई जगह नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, बच्चों के लिए दूध नहीं, पेट्रोल गाड़ियों के लिए नहीं। लोग फंसे हुए हैं। हो गया भाई। जो वहाँ फंसे हैं वो लौट के आते कहते अपने बाल बच्चों से कह जाएंगे कुंभ में मत जाना। जिस आदमी का एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो नेगेटिव ही समझता है सब। वही से लेकर यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल पलटवार करते दिखे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग, सनातन परंपरा के लोग जो महाकुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, अमृत जल में स्नान करने के लिए, जो लोग काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, जो लोग अयोध्या जा रहे हैं, उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। सरकार बता रहे हैं कि अव्यवस्था है। सरकार प्रशासन लोग लगातार शानदार व्यवस्था कर रखे हैं। उस व्यवस्था के साथ आज लगभग 46 करोड़ लोग ने स्नान कर लिया है और सब व्यवस्थित है। एक छोटी मोटी दुर्घटनाएं जरूर हो गई थी जिसकी सरकार ने उसकी व्यवस्था भी किया है, लेकिन यह अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो, लगातार इस पर हमला कर रहे, जो निंदनीय हमला इसलिए कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लोगों का वोट बैंक लेने के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट बैंक के लिए कांग्रेस हमला भी कर रही है कि हम मेरा वोट बैंक बने, मुस्लिम समाज के लोग, और सपा हमला कर रहे कि मेरा वोट बैंक बने। जितने हम सनातन हमला करेंगे उतने मेरा वोट बैंक बनेगा, ऐसा मानना उनका है, जो निंदनीय है। उनके अखिलेश यादव वही हैं जिसके पिताजी ने भी, उनके पार्टी ने राम जन्मभूमि कार्यक्रम को गोली मरवाया था। हम लोग मांग करते थे गोली मत मरवाइए, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। मैं भी जेल गया था उसमें, ये जेल भेजे, लाठी मरवाए, गोली मरवाए, और ये सनातन परंपरा के घोर विरोधी हैं। और हम सब निंदा करते हैं। उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस पर हमला न करके आप भी जा करके सनातन परंपरा पर आस्था विश्वास व्यक्त करिए। वोटों की धांधली का मुद्दा किसी भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। विपक्ष द्वारा सभी चुनावों में ये मुद्दा उठाया गया। वहीं इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर एक बड़ा आदेश दिया जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। ईवीएम के वेरिफिकेशन के संबंध में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में मांग की गई कि ईवीएम की मेमोरी की जांच और वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट या रिलोड ना किया जाए। याचिका में कहा गया था कि कोई व्यक्ति ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे ताकि ये पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किस तरह की हेराफेरी तो नहीं हुई, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई भी डेटा डिलीट ना करने का आदेश दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अब सबकी नजरें इस वक्त टिकी हैं राजधानी का अगला सीएम कौन होगा। आखिर कब बीजेपी सीएम के नाम की घोषणा करेगी, जो होगा विधायक दल की बैठक के बाद, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि इस बीच विधायक दल की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 या 16 फरवरी को दिल्ली में विधायक दल की बैठक आयोजित की जा सकती है, जिसमें विधायक दल के नेता का ऐलान किया जाएगा। दरअसल 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटेंगे। इसके बाद ही दिल्ली में मुख्यमंत्री नाम की घोषणा होगी। वहीं बीजेपी नेताओं के एक वर्ग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा कि इस शीर्ष पद के लिए चयन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किया जाना चाहिए, जिसके बाद देखना होगा कि बीजेपी किसे दिल्ली का सीएम बनाती है। आज पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित किया, जिसमें वो एक बार फिर मेक इन इंडिया पर जोर देते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लोकल सप्लाई चेन पर है। हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत में कई डिस्कवरीज और बढ़ते पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ रही है और इसी कारण आने वाले समय में नेचुरल गैस का उपयोग भी बढ़ने वाला है। इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए निवेश की बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लोकल सप्लाई चेन पर है। भारत में पीवी मॉड्यूल सहित अनेक प्रकार के हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। 10 साल में भारत की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार हुआ है। ये क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर करीब 70 गीगावाट हो गई है। पीएलआई स्कीम की वजह से ये सेक्टर और आकर्षक हो गया है। इससे हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। साथियों, बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के सेक्टर में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए बहुत अवसर हैं। भारत बहुत तेज गति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इतने बड़े देश की डिमांड पूरा करने के लिए बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के क्षेत्र में हमें बहुत तेजी से काम करना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने की संबंधित अनेक घोषणाएं की है। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया है। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड, जिंक ऐसे अनेक क्रिटिकल मिनरल से ड्यूटी हटा दी गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी भारत में एक सशक्त सप्लाई चेन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। नॉन लिथियम बैटरी इकोसिस्टम को प्रमोट करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी ओपन कर दिया है। एनर्जी में हो रहा हर इन्वेस्टमेंट नौजवानों के लिए नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया।
नमस्कार।